Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी और जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी और इजी हो जाएगी. ठीक है, तो अभी तक हमने, अब बात करते हैं हम हमारी स्टडी की. अभी तक आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, आगे भी अच्छी चलेगी, है ना. इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे और हमारे एक एक टॉपिक को कवर करते रहेंगे. तो अभी तक हमने चैप्टर 10 स्टार्ट कर दिया था कल से, है ना. तो चैप्टर 10 में हमने उसका परिचय जो था वो हम कल कवर कर चुके हैं. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चीन के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चीन एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन गणराज्य की स्थापना के बाद अर्थव्यवस्था सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों, उद्यमों तथा भूमि जिनका स्वामित्व और संचालन व्यक्ति द्वारा किया जाता था को सरकारी नियंत्रण में लाया गया. 1998 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था, जिसके उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था. लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया. ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किए गए. कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे. 1958 में 26,000 कम्यून थे, जिनमें प्रायः समस्त कृषक शामिल थे. GLF अभियान में अनेक समस्याएं आईं. भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी, जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग मारे गए. जब रूस और चीन के बीच संघर्ष हुआ तब रूस ने अपने विशेषज्ञों को वापस बुलवा लिया, जिन्हें औद्योगिकरण प्रक्रिया के दौरान सहायता करने के लिए चीन भेजा गया था. 1965 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया. 1966 से 76 में छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया. संप्रति चीन में जो तेज औद्योगिक समृद्धि हो रही थी, उसकी जड़ें 1978 में लागू किए गए सुधारों में खोजी जा सकती हैं. चीन में सुधार चरणों में शुरू किया गया. प्रारंभिक चरण में कृषि, विदेशी व्यापार तथा निवेश क्षेत्रकों में सुधार किए गए. उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में कम्यून भूमि को छोटे छोटे विखंडों में बांट दिया गया, जिन्हें अलग अलग प्रकारों को आवंटित किया गया, प्रयोग के लिए न कि स्वामित्व के लिए. वे प्रकल्पित कर देने के बाद भूमि से होने वाली समस्त आय को अपने पास रख सकते थे. बाद के चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार आरंभ किए गए. सामान्य नगरीय तथा ग्रामीण उद्यमों की निजी क्षेत्र की उन फर्मों को वस्तुएं उत्पादित करने की अनुमति थी जो स्थानीय लोगों के स्वामित्व और संचालन के अधीन थे. इस अवस्था में उद्यमों को जिन पर सरकार का स्वामित्व था, उन्हें राज्य के उद्यम SOE के नाम से जाना जाता है, और जिन्हें हम भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहते हैं, उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा. सुधार प्रक्रिया में दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति लागू थी. इसका अर्थ यह है कि कीमत का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता था. किसानों और औद्योगिक इकाइयों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों के आधार पर आगतों एवं निर्गतों की निर्धारित मात्राएं खरीदेंगे और बेचने, और शेष वस्तुएं बाजार कीमतों पर खरीदी और बेची जाती थीं. गत वर्षों के दौरान उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बाजार में बेची और खरीदी गई वस्तुओं या आगतों के अनुपात में भी वृद्धि हुई. विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए. मतलब, एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन गणराज्य की स्थापना के बाद अर्थव्यवस्था सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे उद्यम, ठीक है, भूमि और स्वामित्व और संचालन व्यक्ति द्वारा किया जाता था. ठीक है, वहाँ क्या होता था, उन सब का संचालन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, सरकारी नियंत्रण में लाया गया था. ठीक है, 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया. वहाँ 1958, वहाँ यानी चीन में 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण कराना. उद्देश्य था देश का औद्योगिकरण कराना. लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया. तो चलिए, यहाँ आपका एक क्वेश्चन बन जाता है. 1998 में, ठीक है,
ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया जिसका उद्देश्य था देश का औद्योगिकरण। ये कहाँ स्टार्ट किया गया? चीन में। तो चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कहाँ शुरू किया गया? चीन में। कब किया गया? 1958 में। और उद्देश्य क्या था उसका? देश का औद्योगिकरण करना। ठीक है, आगे चलिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किए गए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में कम्यून प्रारंभ किए। कम्यून से हम लोग क्या समझे? कम्यून से हम ये समझते हैं, देखिए बताया गया है, कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग क्या करते थे? सामूहिक रूप से खेती करते थे। और इसे मतलब 1958 में वहां पर कितने कम्यून हो गए थे? 26,000। ठीक है, 1958 में वहां पर 26,000 कम्यून थे जिनमें प्राय समस्त कृषक शामिल थे, यानी साथ में खेती करते थे, उन सबको कम्यून कहते थे। और 1958 में वहाँ 26,000 कम्यून थे जिनमें प्राय समस्त कृषक ही शामिल होंगे क्योंकि साथ में खेती करते थे। आगे GLF अभियान, फिर उन्होंने GLF अभियान स्टार्ट किया। ठीक है, इसमें अनेक समस्याएं आई थी। और वहाँ पर क्या हुआ था? GLF अभियान के दौरान वहाँ पर भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी थी जिससे लगभग 30 मिलियन लोग मारे गए। ठीक है, जब रूस और चीन के बीच संघर्ष हुआ, अब रूस और चीन के बीच लड़ाई हो चुकी थी, तो क्या हुआ? रूस और चीन के बीच जब संघर्ष हुआ तो रूस ने क्या किया? अपने विशेषज्ञ जो उन्होंने चीन में भेज दिए थे, काय के लिए? औद्योगिकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो अपने विशेषज्ञ चीन को भेजे थे, उन्होंने उन विशेषज्ञों को वापस बुला लिया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि 1965 में माओ ने क्या कहा? महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया। 1965 में फिर माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का प्रारंभ किया 1966 से 76 में। ठीक है, छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया। इसमें क्या किया गया? महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ। इसमें क्या किया गया कि छात्रों को और विशेषज्ञों को गांव में अध्ययन करने के लिए भेजा गया। ठीक है, संप्रति चीन में जो तेज औद्योगिक समृद्धि हो रही थी, फिर जो चीन में औद्योगिक जो समृद्धि तेजी से हो रही थी उसकी जड़ें 1958 में लागू किए गए सुधारों में खोजी जा सकती है। चीन में सुधार चरणों में शुरू किया गया। जो चीन की हालत जो बेकार हो गई थी ना, उसमें सुधार किया गया। वो सुधार चरणों में क्या गया? तो प्रारंभिक चरण क्या था? प्रारंभिक चरण क्या रहा? कृषि, विदेशी व्यापार तथा निवेश क्षेत्रकों में सुधार किए गए। सबसे पहले कृषि में, विदेशी व्यापार और निवेश क्षेत्रक, इन सब में सुधार किए गए। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्रक में कम्यून, ठीक है, छोटे छोटे भूखंडों में कृषि को बांट दिया गया, मतलब भूमि को छोटे छोटे भूखंडों में बांटा गया, अलग अलग परिवारों को आवंटित किया गया, प्रयोग के लिए ना कि स्वामित्व के लिए। वे प्रकल्पित कर देने के बाद भूमि से होने वाली समस्त आय को अपने पास रख सकते थे। ठीक है, बाद के चरणों में दूसरी उनका जो प्रारंभिक तो उनने कर लिया ट्राई। ठीक है, मतलब अपनी औद्योगिक समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए उनने जो सुधार किए उनमें दूसरा क्या था? बाद के चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार। सेकंड था उनका औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार। सामान्य नगरीय तथा ग्रामीण उद्यम की निजी क्षेत्र की उन फर्मों को वस्तुएं उत्पादित करने की अनुमति थी जो स्थानीय लोगों के स्वामित्व और संचालन के अधीन थी। यानी जो स्थानीय लोगों के स्वामित्व और संचालन के अधीन थी, वह फर्म और मतलब फर्मों की स्थापना कर सकते थे और कोई भी चीज़ का उत्पादन भी कर सकते थे। ठीक है, यानी वो मतलब एक बिजनेस टाइप का चला सकते थे। इस अवस्था में उद्यमों को जिन पर सरकार का स्वामित्व था, अब इस अवस्था में ऐसे उद्यम जिन पर सरकार का स्वामित्व था, जिन्हें राज्य के उद्यम क्या कहते थे? SOE, जिन्हें SOE कहा जाता था, और जिन्हें हम भारत में क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहते हैं, उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। सुधार प्रक्रिया में दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति लागू थी। सुधार प्रक्रिया में दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति लागू की गई। इसका अर्थ यह है कि कीमत का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता था। वहाँ पर कीमत का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता था। किसानों और औद्योगिक इकाइयों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों के आधार पर आगतों एवं निर्गतों की निर्धारित मात्राएं खरीदेंगे। किसानों से और औद्योगिक इकाइयों से ये आशा की जाती थी कि वो क्या करेंगे? वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों के आधार पर आगतों एवं निर्गतों की निर्धारित मात्राएं खरीदेंगे और बेचेंगे, और शेष वस्तुओं बाजार कीमतों पर खरीदी और बेची जाती थी।
गत वर्षों के दौरान उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बाजार में बेची और खरीदी गई वस्तुओं या आगतों के अनुपात में भी वृद्धि हुई। धीरे धीरे इन सब में वृद्धि होने लगी। ठीक है, जिससे क्या हुआ, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए और वहाँ पर विदेशी लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। तो ये व्यवस्था किसकी थी? ये सारी व्यवस्था चीन के बारे में है। वहाँ कैसे क्या हुआ ये हमने इस टॉपिक में कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पाकिस्तान। इसमें हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं ये बात आपसे बार बार कहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे बता दिया करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।